हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। यहाँ पर आज हम बताएंगे थर्मल इंजीनियरिंग में चैप्टर सेकेंड पार्ट फर्स्ट है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, केल्साक लॉ, रेनॉल्ड्स लॉ। और इसमें थोड़ा और बात करेंगे हम एवोगैड्रो नंबर्स के बारे में एंड मोल की संकल्पना के बारे में। तो ये चैप्टर नंबर सेकेंड है आपका लॉ ऑफ परफेक्ट गैसेज, यानी आदर्श गैसों का जो नियम होता है उसके बारे में बताएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें आपके सभी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और हाँ, आप अपने नोट्स भी कंप्लीट करते हुए चलिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें हम सबसे पहले कुछ इंट्रोडक्शन समझते हैं कि आपका आदर्श गैस होता क्या है। पढ़ तो रहे हैं आप लोग आदर्श गैसों का नियम, लेकिन सबसे पहले आपको समझना ये है कि आदर्श गैस आपकी होती क्या है। तो देखिए, आदर्श गैस ऐसी गैस होती है जिस प्रकार आप लोग कह सकते हैं एक प्रकार से जिसमें कोई अशुद्धि न मिली रहे, वही तो आदर्श होती है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर बात करें, प्रायोगिक रूप से कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होती है। मतलब कोई भी गैस जो है एकदम प्योर नहीं होती, उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर जरूर होता है। तो आप लोग ये बोल सकते हैं कि आदर्श गैस वह गैस होती है जो किसी थर्मोडायनामिक प्रोसेस तो प्रोसेस हमने आपको बताया था, प्रोसेस पढ़ाया भी है। लेकिन कुछ प्रोसेस हैं जो आपको आगे भी पढ़ाने वाले हैं। तो कह ये रहा है कि आदर्श गैस एक ऐसी गैस होती है जो थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अधीन, मतलब उसके अंडर में अपनी अवस्था परिवर्तन नहीं करती है। मतलब वह हमेशा प्योर ही रहना चाहेगी। ठीक, तो ऐसी जो गैसें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आदर्श गैस कहते हैं। लेकिन प्रायोगिक रूप से ऐसा संभव नहीं है। अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं होता। जिस प्रकार से आपकी कोई भी वस्तु प्योर रूप से एकदम 100% काली नहीं होती है, उसी प्रकार से कोई भी गैस जो है वह 100% आदर्श गैस नहीं होती है। ये प्रैक्टिकली नहीं होती है, संभव नहीं है, लेकिन आदर्श गैस जो है मान लिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आपका एयर हो गया, ठीक, और आपका ऑक्सीजन हो गया। ठीक, तो एयर यानी वायु और जो ऑक्सीजन है इसे हम लोग आदर्श गैस के रूप में मानते हैं। लेकिन प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से ये भी आदर्श गैस नहीं है। तो आदर्श गैस यही है। और इसके कुछ रूल्स हैं। परफेक्ट गैस जो है, इसके कुछ अन्य नियम भी हैं जिन्हें हम आगे देखने वाले हैं। तो देखिए आप लोग, सबसे पहले आदर्श गैस का जो डिफिनीसन है इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो भी एक दो लाइन है। अब इसमें हम आगे देखेंगे कुछ इसके नियम थे, कुछ नियम इसके आदर्श गैसों के हैं, उनको हम देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें आता है आपका बॉयल्स लॉ। क्या आता है? बॉयल्स लॉ, यानी बॉयल का नियम। इसको देखते हैं ये क्या होता है, बॉयल का नियम क्या होता है। तो देखिए, बॉयल्स लॉ क्या कहता है आपको समझ में आता होगा अगर आपने हाई स्कूल इंटरमीडिएट में फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी तो। लेकिन वहाँ पर आपने गहराई से पढ़ा होगा, यहाँ पर बहुत गहराई से नहीं पढ़ना है, थोड़ा ध्यान देना है। तो इसका कथन ये कहता है कि कोई गैस रहे, उसका द्रव्यमान जो रहे यानी वह निश्चित रहे, और वह किस पर रहे? टेम्परेचर जो उसका रहे वह कांस्टेंट रहे। तो उस समय जो गैस का आयतन रहता है वह उसके किसके? गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी गैस के दाब का उल्टा होता है। कौन? गैस का आयतन। तो सबसे पहले आप लोग इसके कथन को नोट डाउन कर लीजिए, और उसके बाद हम इसको आपको समझाते हैं। ठीक, तो कथन आप लोगों ने नोट डाउन कर चुका होगा, आइए अब समझते हैं। देखिए कथन आपका क्या कह रहा है। कथन ये कह रहा था कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान। सबसे पहले आप लोग एक फिगर बना लीजिएगा अपने समझने के लिए। सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट है, ये कोई गैस इसमें भरी हुई है। ठीक, कोई गैस भरी हुई है, और क्या? इसका द्रव्यमान जो है वह यम है, जो कि निश्चित है, और इसका टेम्परेचर जो टी है वह कांस्टेंट है, यानी नियत है। तो देखिए, ये कह रहा है कि किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान तथा नियत तापमान पर, देखिए ये यम है द्रव्यमान और टी कांस्टेंट है। किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान तथा निश्चित तापमान पर जो गैस का आयतन होता है, यानी इसका वॉल्यूम क्या है, मान लीजिए V है, तो गैस का आयतन जो V है यह क्या है? गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती, यानी V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। क्या कह रहा है? गैस का आयतन जो है
गैस के दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, तो गैस का आयतन V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। अर्थात इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको ये समझ में आ रहा है अगर हम प्रेशर का मान बढ़ाते जाएं तो क्या होगा, वॉल्यूम के मान में कमी आएगी। कैसे आएगी, देखिए यही आपका क्या है, ये आपका पिस्टन है। तो इस पर अगर हम प्रेशर लगाएंगे, अगर इस पर हम प्रेशर लगाते चलें तो क्या होगा, तो इसका आयतन जब उस समय V था, जब उस समय इसका आयतन V है, तो यह पिस्टन क्या होगा, यह पिस्टन कुछ गिर कर नीचे आएगा कि नहीं, यह पिस्टन जो है यह कुछ गिर कर यहाँ नीचे आएगा कि नहीं, पिस्टन यहाँ आएगा। तो वॉल्यूम V था तो क्या होगा, वॉल्यूम में कुछ कमी आएगी कि नहीं, एकदम आएगी। जब हम प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, प्रेशर को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम जो है वह क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P। तो इतना समझ में आया होगा। तो ये था थोड़ा फिगर है, इसको हमने बता दिया। अब इसका जो डेरिवेशन है उसको समझते हैं। बायल्स लॉ है, देखिए V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P, या आप इसे लिख सकते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। इतना लिख लीजिएगा, ठीक, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। उसके बाद या आप लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू C, यानी P का इधर मल्टीपल होके बराबर कांस्टेंट एक आ जाएगा, ठीक। या आप लोग लिख सकते हैं PV इज इक्वल टू C। यही होता है आपके बॉयल्स नियम का स्टेटमेंट और यही होता है उसका डेरिवेशन, ठीक। PV इज इक्वल टू C। इतना समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़ा और चेंज करना है। तो अब यहाँ से आपका क्या आ गया, यहाँ से आपका PV बराबर C आ चुका था। तो आइए इसको हम PV डायग्राम से आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं, और ये डायग्राम आपको आगे भी बताया जाएगा जब आपको प्रोसेसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए ये हो गया P और ये हो गया V, यानी ये लाइन वॉल्यूम को दर्शाएगी और यह लाइन प्रेशर को दर्शाएगी। तो देखिए आपका क्या आया था, आपका वहाँ पर जो फार्मूला निकल कर आया था वो आया था P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। ये कैसे आया था, ये आया था V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P से आया था। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ हम कोई पॉइंट मान ले रहे हैं, एक पॉइंट और ये प्रेशर है, ठीक। तो पहले जो आपका प्रेशर था, पहले आपका देखिए प्रेशर, इसे मान लीजिए आप क्या 1 मान लीजिए, P1 है ये, ठीक। तो इसको हमें कर्व लाइन से, यानी एक आपका आइसोथर्मल प्रोसेस आएगा उसमें बताया जाएगा जिसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, ठीक। तो ये हो गया आपका T बराबर C, यानी टेम्परेचर आपका यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। और ये क्या है, जब आपका 1 था तो आपका वॉल्यूम यहाँ पर 1, यानी वॉल्यूम केवल आपका इतना था, ठीक। वॉल्यूम केवल आपका क्या है, इतना है। तो जब प्रेशर आपका इतना था, तो जब हम इसे डिक्रीज करके इस लाइन पर लाए हैं, यानी पॉइंट टू पर जब हम प्रेशर को डिक्रीज करके लाए हैं, यहाँ 0.2 है, तो क्या हुआ है, जब हम प्रेशर को डिक्रीज किए हैं, प्रेशर को कम किए हैं, तो क्या हुआ है, तो यहाँ आपका वॉल्यूम देखिए इतना आ गया, यानी वॉल्यूम पहले इतना था। फर्स्ट देखिए जहाँ स्केच कर रहे हैं फर्स्ट, और फिर जब हम डिक्रीज कर दिए हैं, प्रेशर को हम घटाए हैं, जैसे कि कैसे, पहले प्रेशर आपका यहाँ ऊपर लाइन पे था, तो इसको जब घटाकर हम यहाँ नीचे लाए हैं, तो वॉल्यूम क्या हुआ है, वॉल्यूम पहले सिर्फ इतना था, वॉल्यूम पहले इतना ही था, उसके बाद वॉल्यूम आपका इतना बढ़ा है, क्या हुआ है, वॉल्यूम बढ़ा हुआ है। तो बस ये आपको समझाने के लिए ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर मान लीजिए जो आपका प्रेशर वॉल्यूम था वह P1 V1 है, और यहाँ सेकेंड पॉइंट पे क्या था, P2 V2 था। बस इसको समझने के लिए आपको हम बताए हैं, ठीक। क्योंकि इससे भी आपका एक फार्मूला आएगा जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए हो गया यहाँ तक, अब फार्मूले को हम समझते हैं। तो देखिए आपका आ गया था PV इक्वल टू C। तो जो आपका 1 से 2 तक परिवर्तन हुआ था, 1 से 2 तक जो परिवर्तन हुआ था, उस स्थिति में अगर दो गैसें हैं, कितनी गैसें हैं, दो गैसें हैं, तो उस स्थिति में P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 आएगा। और हाँ, आप लोग PV बराबर C के आगे ये सब पॉइंट लिखेंगे किन्हीं दो गैसों के लिए। तो आपका देगा क्या, किन्हीं दो प्रेशर का मान दे देगा और एक वॉल्यूम दे देगा, कहेगा दूसरे गैस का वॉल्यूम ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करके उन सब के बारे में आप लोग ज्ञात कर लेंगे, ठीक। या आप लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं P1/P2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं V2/V1, ठीक, V2/V1। तो ये भी आपका एक फार्मूला है, इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो यही है आपका बॉयल्स लॉ। चलिए आगे देखते हैं हम अपना चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या होता है, चार्ल्स के नियम क्या होते हैं, इसको समझिए।
उसमें आपका नियत टेम्परेचर था बायल्स लॉ में, लेकिन चार्ल्स लॉ में क्या होता है, चार्ल्स लॉ में, सॉरी, यहाँ टी है, टेम्परेचर है ना, उसमें तापमान कांस्टेंट रहता था, और चार्ल्स लॉ में जो है इसमें आपका क्या होता है, प्रेशर जो होता है वह कांस्टेंट रहता है। यानी कि समझिएगा डेफिनेशन, नियत दाब पर किसी गैस का जो तापमान रहता है और दाब रहता है एक दूसरे के समानुपाती होता है। इसमें इन्वर्सली नहीं होता, इसमें ताप और दाब यानी टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये जो दोनों होते हैं आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। ठीक, तो समझते हैं इसको। तो देखिए इसमें कहा क्या, इसका आप लोग कथन नोट डाउन कीजिए और यहाँ साइड में समझते रहिए। इसमें ये कह रहा है कि नियत ताप पर, तो देख लीजिए सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हमने यहाँ बना दिया। ठीक, एक कोई गैस है इसमें। ठीक, तो इसमें क्या है, इसका जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी हमें प्रेशर से मतलब अब है नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। और इसका वॉल्यूम क्या है, वो है वी, वॉल्यूम क्या है, वी है। ठीक, वॉल्यूम वी है, और इसका टेम्परेचर क्या है, वह टी है। तो ये क्या कह रहा है कि नियत दाब पर, यानी पी बराबर सी, यानी प्रेशर जो है कांस्टेंट पर, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा इसमें, कि नियत दाब पर किसी गैस का जो टेम्परेचर होता है एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर आपको समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि एक दूसरे, यानी एक दूसरे का मतलब ये हो गया कि दाब, तापमान और दाब एक दूसरे के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ध्यान ये देना है, जो P बराबर C है, प्रेशर को लिखना नहीं है क्योंकि वो आपका कांस्टेंट है। तो आपका आएगा क्या, तो बचेगा आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर, तो बचेगा टेम्परेचर और वॉल्यूम बचेगा। तो करना क्या है, तो लिख लीजिए, तो V यानी वॉल्यूम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो V और T बचेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, या आप लोग लिख सकते हैं V/T इज इक्वल टू C, कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक, कांस्टेंट इसे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये हो गया इसका फार्मूला, बस हो गया ये आपका चार्ल्स लॉ। तो आइए इसको हम समझते हैं डायग्राम से। ये हो गया आपका V यानी वॉल्यूम लाइन, और ये हो गया आपका टेम्परेचर लाइन। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होगा, जब समानुपाती होते हैं तो आपको एक सीधी रेखा मिलती है, इंक्लाइंड रेखा। ठीक, जब भी आपका दोनों समानुपाती होते हैं आपस में, जिस प्रकार से आप लोग ओम का नियम पढ़े होंगे उसमें भी कुछ इस प्रकार से रेखा मिलती है, तो शायद ऊपर रहती है लेकिन वहाँ से आपको कोई लेना देना है, यहाँ समझिए। तो देखिए इसमें हमेशा क्या है, समानुपाती है, तो इसमें आपको एक इंक्लाइंड लाइन मिलेगी। तो ये सब आपको आगे पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, लेकिन थोड़ा समझे रहेंगे तो आपके लिए अच्छा ही है। तो देखिए इसमें क्या है, यानी जैसे जैसे आप लोग पहले वॉल्यूम आपका मान लीजिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट है, तो पहले जब आपका वॉल्यूम 1 पॉइंट पे था तो क्या हुआ, टेम्परेचर भी आपका पहले 1 पॉइंट इतना है, यानी जिस जैसे जैसे आपका वॉल्यूम बढ़ेगा उस प्रकार से आपका टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा, यानी टेम्परेचर भी आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो यही हो गया कि इस प्रकार से वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में समानुपाती हैं, यानी जैसे ये दोनों एक साथ साथ चलेंगे, समानुपाती हैं, यानी वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इतना हो गया आपका। तो आपका आया था V/T इज इक्वल टू C। तो किन्हीं दो गैसों के लिए आप लोग लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ठीक, ये हो क्या, या आप लोग इसे और थोड़ा चेंज करना चाहेंगे तो आप लोग लिख लेंगे V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। दोनों सही है, जो आपके मन में आए सब फार्मूला नोट डाउन कर लीजिए। आगे चलते हैं, आगे आपका गैलुसाक लॉ, क्या है, गैलुसाक लॉ। तो अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने ये देखा कि बॉयल में जो था उसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था। ठीक, चार्ल्स में आपका प्रेशर कांस्टेंट था। और बॉयल लॉ क्या कहता, सॉरी गैलुसाक लॉ, गैलुसाक लॉ क्या कहता है इसको समझिए। तो इसका जो कथन है इसको आप लोग यहाँ ऊपर लिखा गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए और आपको समझाते हैं। इसमें ये कह रहा है कि किसी निश्चित आयतन पर आदर्श गैस का जो दाब होता है उसके तापमान के समानुपाती होता है। इसमें ये हो गया कि V जो हो गया वो कांस्टेंट हो गया। तो फिर वही अरेंजमेंट हम बनाने वाले हैं जो अभी तक बनाते हुए आए हैं, तो ध्यान दीजिए, यही है। ठीक,
इसमें वी जो है वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वी जो है वह कांस्टेंट हो गया। इसमें गैस भरी हुई है आपका और इसका प्रेशर वी है और टेम्परेचर टी है। तो जब इसमें वी कांस्टेंट हो गया तो क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि निश्चित आधार पर जो आदर्श गैस का दाब होता है, यानी जो आपका होता है प्रेशर, वह समानुपाती होता है उसके किसके, टेम्परेचर के, यानी P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ठीक, या आप लोग इसे लिख सकते हैं P अपॉन टी इज इक्वल टू सी। P अपॉन टी इज इक्वल टू सी यानी कांस्टेंट हो गया। और किन्हीं दो गैसों के लिए करना रहेगा या तीन गैसों, चार गैस, जितनी भी गैसें हैं उनके लिए, मतलब ये समझ लीजिए अगर दो गैसें हैं तो उसमें बताते हैं आगे। देखिए आपका आया क्या, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू आया सी, सॉरी P अपॉन टी इज इक्वल टू सी आया है। P अपॉन टी इज इक्वल टू सी आया है। तो एक गैस है ये, दो गैस रहेंगे तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 आएगा। ठीक, तीन गैसें रहेंगी तो P3 अपॉन T3 आएगा। तो इनमें से आपको मान लीजिए कह देगा क्वेश्चन में कि P1 भी दे दिया, P2 दे दिया, P3 दे दिया और T1 दे दिया, T2 दे दिया और T3 आपको ज्ञात करने के लिए कह देगा। तो आप लोग इन दोनों में से किसी एक को लेकर अपना ज्ञात कर लेंगे। जब न्यूमेरिकल बताया जाएगा तो वहाँ पर आपको हम बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका रेगनॉल्ट लॉ। कौन सा है, रेगनॉल्ट लॉ, यानी आदर्श गैस का रेगनॉल्ट का नियम, इसको समझते हैं। तो देखिए जो रेगनॉल्ट का नियम है वो क्या कहता है, इसको भी आप लोग समझिए। तो इसका पहले आप लोग कथन नोट डाउन कीजिए, उसके बाद इसको समझा कर पढ़कर आपको हम बताते हैं। देखिए रेगनॉल्ट लॉ क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि किसी आदर्श गैस का तापमान जो है, किसी आदर्श गैस का तापमान जो है 1 डिग्री सेल्सियस बदलने पर उसके आयतन में जो होने वाला परिवर्तन है 0 डिग्री सेल्सियस, उसके आयतन का 1/273वां हिस्सा होगा। समझिएगा क्या कह रहा है, कह ये रहा है कि किसी आदर्श गैस का जो तापमान है अगर उसे हम 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस में बदल दे रहे हैं तो जो जीरो डिग्री सेल्सियस में परिवर्तन होगा वह इसी 0 डिग्री सेल्सियस के 1/273वें हिस्से के बराबर होगा। कैसे होगा इसको हम डायग्राम से समझेंगे। और हाँ ध्यान से समझिएगा क्योंकि थोड़ा कंफ्यूज करेगा ये मान लीजिए कोई है, इसमें गैस आपका भरा हुआ है। ठीक, गैस भरा हुआ है तो आप लोग थोड़ा लिखिएगा। मान लीजिए कोई गैस है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर है। माना कोई गैस है, माना कोई गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर है, माना कोई गैस 0 डिग्री सेल्सियस पर है तथा उसका जो वॉल्यूम है, तथा उसका जो वॉल्यूम है वह क्या है, V0 है। ध्यान दीजिएगा, जब यह मान लीजिए इसमें जो गैस भरी हुई है यह किस पर है, यह 0 डिग्री सेल्सियस पर है। किस पर है, यह 0 डिग्री सेल्सियस पर है। इसमें जो गैस है यह किस पर है, 0 डिग्री सेल्सियस पर है मान लीजिए। ठीक, तो इस समय इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वह V0 है, ये हमने माना है। ठीक, समझ आया ना। अगर अगर यह 0 डिग्री सेल्सियस है और इसका वॉल्यूम भी है। ठीक, फिर उसके बाद अगर हम इसके मान में 0 डिग्री सेल्सियस ये था, 0 डिग्री सेल्सियस ये था, अगर इसके मान में हम धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस से हम बढ़ाते बढ़ाते 1 डिग्री सेल्सियस तक कर दें। ठीक, ध्यान से सुनिएगा जो बोल रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस था तो इसका वैल्यूम V0 है। अगर हम इसके टेम्परेचर को बढ़ा दें और वह 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते बढ़ाते 1 डिग्री सेल्सियस तक कर दें तो इसके वैल्यूम में क्या चेंज आएगा, तो इसके वैल्यूम में जो चेंज आएगा, 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाए हैं तो जब 0 था तो V0 लिखे थे, जब 1 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो यहाँ लिखेंगे V1। जो चेंज आएगा वह आएगा V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, V0, यानी जो पहले था आपका 0 डिग्री सेल्सियस था प्लस V0 का 273वां भाग, यानी V0/273 इंटू 1। ये फर्स्ट गैस के लिए किया गया है। ठीक, समझिएगा, यानी जो आपका 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस हुआ है तो उसमें क्या हुआ है, तो जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यूम था वह प्लस जो 0 डिग्री सेल्सियस वाला वैल्यूम था वह उसका 273वां भाग इंटू
जितना आप लोग टेम्परेचर बढ़ाकर ले गए हैं, कितना ले गए हैं, 1 डिग्री सेल्सियस ले गए हैं तो 1 हो गया। इसी प्रकार से अगर आप लोग बढ़ाते हुए 2 तक ले जाएंगे, बढ़ाते हुए तक मान लीजिए 2 डिग्री सेल्सियस तक ले गए हैं, तो यह क्या होगा, V0 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, V1 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ क्या हो जाएगा, V1 की जगह V2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम मान लीजिए इसे बढ़ाते बढ़ाते लेकर चले गए हैं T डिग्री सेल्सियस, 0 से मान लिया हमने इसे बढ़ाया है T डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से T डिग्री सेल्सियस तक अगर हम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पर VT हो जाएगा और यहाँ V0 इंटू T हो जाएगा। ठीक, और सब उसी प्रकार से सेम रहेगा। तो इतना आपको थोड़ा समझाने के लिए बताया गया, आपने कथन भी लिख लिया। अब आइए इसका हम डेरिवेशन करते हैं। तो डेरिवेशन करना क्या है, जो था वो हमने बोल लिया। मान लीजिए इसमें जो आपका था, अभी तो बनाया था यार, इसमें जो आपका सब भरा हुआ था 0 डिग्री सेल्सियस था और यहाँ V0 था। जब इसे हम मान लीजिए T डिग्री सेल्सियस तक गए हैं तो T डिग्री सेल्सियस, तो ये आपका वैल्यू VT हो जाएगा। ठीक, तो आपका क्या आएगा, तो VT इज इक्वल टू आ जाएगा V0, ठीक, प्लस हुआ था, आप लोग जानते ही हैं प्लस हुआ था V0 अपॉन 273 इंटू टी, इतना आया था। तो इसको इतना नोट डाउन कीजिए, अभी इसको हम ऊपर लिखते हैं। तो आपका आ गया यहाँ से VT इज इक्वल टू V0 प्लस V0 अपॉन 273 इंटू टी। तो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, V0 अगर हम कॉमन कर लें तो क्या आएगा, 1 प्लस टी बटे 273 आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। यहाँ से एलसीएम एलसीएम सब ले लेंगे तो आएगा V0 अपॉन में 200, V0 इंटू 273 प्लस टी अपॉन 273 आ जाएगा VT। तो ये जो हो जाएगा, यह रेग्नाल्ट के फार्मूला निकल कर आ जाएगा, रेग्नाल्ट नियम का फार्मूला निकल कर आ जाएगा। जहाँ आपका V0 क्या है, V0 जो है वह 0 डिग्री सेल्सियस पर गैस का वैल्यूम है, गैस का V है। ठीक, गैस का V है, वैल्यूम है। और जो आपका VT है वह किस पर है, वह T डिग्री सेल्सियस पर गैस का वैल्यूम है। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो आपके जो गैसेस थे उसके जो नियम थे वो हमने बता दिया, समझ में आया भी होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। आगे देखते हैं एवोगाड्रो नंबर्स, एवोगाड्रो संख्या क्या होती है, इसको समझते हैं। इसके नियम को भी समझना पड़ेगा, तो सब बताएंगे आपको, बस आप लोग हमारे साथ बने रहिए, सब बताया जाएगा। एवोगैड्रो नंबर यानी एवोगैड्रो संख्या क्या होती है, आपने नाम बहुत सुना होगा, तो डेफिनेशन भी नोट डाउन करिए। तो डेफिनेशन का ये रहा है कि एवोगैड्रो की संख्या जो होती है वह किसी भी गैस के 1 ग्राम अणुभार में अणुओं की संख्या के समान होती है। देखिए जो एवोगैड्रो नंबर होता है, ठीक, कोई गैस है, मान लीजिए कोई गैस आपका यहाँ दिया गया है, ठीक, तो एवोगैड्रो नंबर जो है इस गैस के 1 ग्राम, इस गैस का जो 1 ग्राम अणुभार होगा, ठीक, इसके 1 ग्राम अणुभार में जितने अणुओं की संख्या रहेगी, किसके, इस गैस के 1 ग्राम अणुभार में जितने अंकों की संख्या होगी उसी के समान होगा एवोगैड्रो नंबर। तो डेफिनेशन थोड़ा समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमने समझा दिया कि जो एवोगैड्रो नंबर होता है, जो एवोगैड्रो संख्या होता है, वह क्या होता है, किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार में जितने उसके अणुओं की संख्या होगी, किसी गैस के 1 ग्राम अणुभार में उसके अणुओं की संख्या जितनी होगी उसी के समान एवोगैड्रो नंबर होगा। ठीक, तो आपने समझ गया हो, लिखा होगा, समझ भी चुके होंगे। और हाँ, इस संख्या को आप लोग 6.02 इंटू 10⁻23 लिख सकते हैं। ठीक, प्रत्येक पदार्थ में जो अणुओं की संख्या होती है वो 6.02 इंटू 10⁻23, और यही जो है ये एवोगैड्रो संख्या कहलाती, यानी ए, इसे ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, एवोगैड्रो संख्या। तो ये हो गया किसमें, प्रत्येक पदार्थ में अणुओं की संख्या, और पदार्थ में जो कुल अणुओं की संख्या होती है वो फार्मूला होता है एन इज इक्वल टू स्मॉल एन इंटू ए। ये का मतलब है एवोगैड्रो संख्या, और एन जो है इसमें अणुओं की संख्या। समझ में आ गया होगा, ठीक है, समझ में तो ज़रूर आया होगा, हमने आपको बता दिया अच्छी प्रकार से। अब एवोगैड्रो का कुछ नियम है उसको भी नोट डाउन करिए। देखिए जो एवोगैड्रो का नियम है उसको लिखिए,
क्या लिखा गया है आप लोग समझिए। हम तो बोल रहे हैं, कुछ लोग तो वीडियो रोक लेंगे तब लिखेंगे, लेकिन ये उनको नहीं पता है कि आप लोग लिख रहे हैं लेकिन हम समझा भी रहे हैं। इसलिए पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपना आसानी से रोक कर लिखिएगा। इसका नियम क्या है, इसका रूल हम बताने जा रहे हैं। एवोगैड्रो संख्या का जो रूल है, एवोगैड्रो का नियम, ये कहता है कि समान दाब व ताप पर सभी आदर्श गैस के आयतन में जो अणुओं की संख्या होती है वह समान होती है। नोट डाउन कर चुके होंगे तो समझिए। मतलब ये कह रहा है कि समान दाब यानी जो किसी गैस का प्रेशर रहे वह बराबर रहे टेम्परेचर के। ठीक, तो अगर किसी गैस का समान दाब व ताप पर, यानी दोनों का दाब व ताप जो है वह समान रहे, तो इस स्थिति में जो आदर्श गैस के आयतन में जितने अणुओं की संख्या होनी, यानी गैस जो है इस स्थिति में जब प्रेशर और टेम्परेचर समान है तो गैस का जो आयतन यानी जो V है, इसमें इसके वॉल्यूम में जितने भी अणुओं की संख्या रहेगी वह क्या होगी, समान होगी। ठीक, और हाँ, अगर बात करें मतलब समान तापमान एवं दाब पर, तो जो सभी गैसें होती हैं, ठीक, एक नॉर्मल टेम्परेचर एवं प्रेशर पर, एक नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो सभी गैसों के 1 किलोग्राम मोल, सभी गैसों के 1 किलोग्राम मोल का जो आयतन रहता है वह हमेशा समान रहता है। ठीक, और यह जो समान रहता है, जो 1 किलोग्राम मोल यह जो समान रहता है, किसके बराबर रहता है, 22.4 मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कथन अभी हमने बोला। तो गाइस यहाँ तक का आपका पूरा समाप्त हो गया। अब एक और बच्चा है मोल, बहुत छोटा है, उसको भी आज ही पढ़ा देते हैं। मोल क्या होता है, उसकी संकल्पना क्या है, उसका फार्मूला क्या है, सब समझाएंगे। तो देखिए आगे। तो अभी अभी आपने पढ़कर आया है एवोगैड्रो की संख्या, तो उसमें आपको 1 ग्राम अणुभार में देखना था, लेकिन इसमें मोल, मोल क्या है, डिफिनीशन लिखिए और समझिए, हम तो समझाएंगे। लिखा ये है कि वह संख्या जो पदार्थ के मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होती है, यानी पदार्थ की वह संख्या जो पदार्थ के वह संख्या जो पदार्थ के आणविक भार के बराबर होती है, उसकी मोल संख्या कहलाती है। कोई आपका एलिमेंट है, कोई पदार्थ है आपका, ठीक, कोई भी आपका पदार्थ है, उसका जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा उसी के बराबर उसकी मोल संख्या होती है। मान लीजिए कोई ठोस रहे, उसका द्रव्यमान क्या है, यम केजी रहे, कोई ठोस है उसका द्रव्यमान यम केजी रहे, और उसका जो आणविक भार रहे वह कैपिटल यम किलोग्राम पर किलोग्राम मोल रहे। ठीक, कोई ठोस रहे उसका द्रव्यमान यम केजी, ठीक, और उस ठोस का जो आणविक भार है वह यम किलोग्राम पर किलोग्राम मोल रहे। तो इस कंडीशन में जो आपके मोलों की संख्या आएगी वो क्या आएगी, यानी इज इक्वल टू आ जाएगी यम के जी अपॉन में उसका आणविक भार यानी यम किलोग्राम पर किलोग्राम मोल। तो इसे आप लोग लिख सकते हैं स्मॉल यम अपॉन यम किलोग्राम मोल। ठीक, तो ये हो जाएगी मोलों की संख्या। और आपका कभी कभी पूछ लेता है कि मोलर आयतन, तो मोलर आयतन यानी V मोल आप लोग लिख लेंगे, V मोल लिख लेंगे इज इक्वल टू होता है कैपिटल V अपान N। तो N जो है वह मोलों की संख्या है, और यहाँ मीटर क्यूब अपान हो किलोग्राम मोल हो जाएगा, मीटर क्यूब किलोग्राम मोल। ठीक, ये हो गया आपका मोलर आयतन इज इक्वल टू V अपान N मीटर क्यूब पर किलोग्राम मोल, और यहाँ जो V है वह गैस का कुल आयतन होता है। तो गाइस आज के लिए इतना ही था। अगर समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बीच बीच में दिक्कत हुई है थोड़ा लैंग्वेज में, लेकिन आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा और आपको समझ में ज़रूर आएगा। तो आज के लिए इतना ही। समझ में आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।